नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संविधान और राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से लेक्चर्स में डाल रहा हूँ और लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र ख़त्म भी हो चुका है। तो इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकसभा के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संसद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का वीडियो पहले डाला जा चुका है। इस लोकसभा से ठीक पहले राज्यसभा का वीडियो डाला गया है, यानी कि अपर सदन, उच्च सदन। आज हम निम्न सदन लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा, देखिए, कहने को तो ये निम्न सदन है, निचला सदन है, लेकिन अगर हम व्यवहारिकता के आधार पर बात करें तो ये उच्च सदन का भी उच्च सदन है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोकसभा को राज्यसभा से जुदा करती हैं और यह अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि सिर्फ लिखा पढ़ी में ही राज्यसभा का नाम उच्च सदन है। वास्तविकता में यूँ कहें कि व्यवहारिकता में लोकसभा ही उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर पेपर में आ जाए तो लोकसभा को उच्च सदन ना लगा के आए। उच्च सदन राज्यसभा ही होता है। लोकसभा लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल। आप जिन सांसदों को चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। सरकारें लोकसभा में बनती हैं। सरकारों का विघटन लोकसभा में होता है। 99% बिल लोकसभा से शुरू होते हैं। लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से कहीं ज़्यादा हैं। आज आप पढ़ेंगे तो लोकसभा के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं उसकी संरचना से। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले राष्ट्रपति पढ़ाया और उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ाया, तो मैंने इंटरलिंकिंग करके आपको पढ़ाया और पढ़ना भी चाहिए। दोनों टॉपिक्स को जो भी एक दूसरे से थोड़े भी मिलते जुलते हों उनको आप इंटरलिंकिंग करके पढ़ें। ठीक वैसे ही यहाँ पहले मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया, आज आप लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो इंटरलिंकिंग करके पढ़ें। बीच बीच में मैं बताता भी आपको जाऊँगा और आप खुद भी इंटरलिंकिंग करें। देखिए, सबसे पहले संरचना। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपने राज्यसभा का स्ट्रक्चर समझा, ऐसे ही सबसे पहले लोकसभा के स्ट्रक्चर को आप समझें कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, संवैधानिक रूप से कितनी सीटें हैं, वर्तमान में कितनी हैं। देखिए, बहुत सारे चेंजेस 31 अक्टूबर 2019 के बाद आए हैं। कुछ वर्षों से इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कम आते हैं, कम हिट करे जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, अब इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर अब चेंज हुआ है। अभी आप पढ़ेंगे, चलिए देखिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लोकसभा में निर्धारित संख्या अधिकतम कितनी है। तो 552 मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में हो सकती हैं। 552 वो अधिकतम संख्या है जो लोग हो सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से 20 यूटी से, यानी कि संघ शासित राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से। तो ये अलग अलग फिगर भी याद रखें। और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं। अब ये थे शब्द क्यों लगा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको समझाएंगे अभी। तो आपने क्या समझा कि 552 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं नहीं, आने चाहिए। आते तो कम है इससे। तो कुल हो सकते हैं 530 और कुल हो सकते हैं 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं 2। आइए वर्तमान स्ट्रक्चर पे। ये वर्तमान स्ट्रक्चर है, मैं इसको आप हाईलाइट भी कर देता हूं। ये वर्तमान स्ट्रक्चर है। ये वर्तमान स्ट्रक्चर है। देखिए, वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है। अब जो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 552, तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि 552 में 552 सीट्स कभी भरी ही नहीं गई। अभी तक प्रावधान ये चलता रहा आपका कि सीट्स भरी जाती थी आपकी 545। कब तक? अभी आपके नवंबर दिसंबर 2020 तक। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से लिख के बताया है, या मैं आपको बरबली बता रहा हूँ। आप ध्यान रखें, सुने ध्यान से। दिसंबर 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन की संख्या याद रखिए 126। और उस 126 में संविधान संशोधन में क्या कहा गया, 2 प्रावधान दिए गए। एक तो अनुच्छेद 330, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 330, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, उसको 10 वर्ष बढ़ा दिया गया।
यानी वो पहले 25 जनवरी 2020 तक था, अब उसको इंक्रीज करके बढ़ा के 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। और दूसरा प्रावधान ये किया गया कि एंग्लो इंडियन जो 2 पद यहाँ पे लिखे हुए हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 पद जो एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाते थे, वो बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी 126वें संविधान संशोधन में आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन के पद समाप्त कर दिए गए। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर आप बात करें तो ये 2 भी नहीं है। तो आप इस पे थोड़ा सा दृष्टि डालिए, ये लिखा है 543 और आगे लिखा है 545, सब में पहले पहले लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि 2 चेंजेस आए हैं। पहला तो ये कि एंग्लो इंडियन के पद खत्म हो गए, तो पहले आप 545 पढ़ा करते थे, यानी कि 552 तो कुल सीटें हैं लेकिन भरी 545 जाती थी। तो एक तो ये चेंजेस आया कि वो 545 भी नहीं है, ये 2 खत्म हो गए किस संविधान संशोधन से, 126वें संविधान संशोधन से। तो ये 145 की बजाय 143 है। और दूसरा क्या चेंजेस आया कि अभी तक क्या था कि यूटीज की संख्या वो नहीं थी जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद बनी। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटीज यूनियन टेरिटरीज बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि एक नया भी बन चुका है अभी 26 जनवरी को। सबसे लेटेस्ट पेपर में अगर आपसे पूछे कि सबसे लेटेस्ट कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो आप आंसर करिएगा दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को कंबाइंड कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। तो खैर वो हमारी चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले 6 सीटें हुआ करती थी। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही विशेषता से ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में पहले लोकसभा की 6 सीटें हुआ करती थी। राज्यसभा के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में 4 सीटें हुआ करती थी जो वर्तमान में हैं भी नहीं। हाँ, लोकसभा की सीटें वर्तमान में भी प्रभावी हैं और 6 सीटें लोकसभा की जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं था। अब क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 के बाद वो यूनियन टेरिटरी बन गया और एक नहीं 2 बन गए, लद्दाख भी बना और जम्मू कश्मीर भी बना। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इन 6 सांसदों का पहले तो बंटवारा हुआ, अर्थात 5 हिस्से आए जम्मू कश्मीर की तरफ और 1 हिस्सा लद्दाख की तरफ। यानी कि लद्दाख में वर्तमान में 1 सांसद है और जम्मू कश्मीर में 5। पहली चीज तो ये याद रखें। दूसरा क्या याद रखना है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज बन गए, तो उनके सांसदों की जो कैटेगरीज है वो राज्यों में ना डाल के अब संघ शासित राज्यों में डाली जाने लगी। यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए, पहले 530 सांसद लिए जाते थे राज्यों से। अब मैंने आपको अभी बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले राज्य थे वो अब यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस 530 से 6 कम करिए तो वर्तमान में जो फिगर है भैया वो है 524। याद रखिए, ऑप्शन में 530 देगा, आप उसको गोला मार के आएंगे। वर्तमान में राज्यों में सांसद हैं 524 और पहले थे 13, लेकिन ये 6 जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बढ़ गए, अब हो गए 19। तो याद रखें 524 राज्यों से सांसद वर्तमान में आते हैं, 19 संघ शासित राज्यों से आते हैं। और ये 2 जो अब 0 बन चुके हैं वो क्यों बने हैं? क्योंकि 126वें संविधान संशोधन से जो कि 19 में आया 2019 दिसंबर में, उसमें राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे वो भी खत्म कर दिए गए। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए आइए आगे आते हैं। अब निर्वाचन पर आइए। देखिए, मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से फॉर्म किया है कि आप राज्यसभा और इसको इंटरकनेक्टेड करके पढ़ें और बहुत आसानी से आपको ये सब याद हो। आइए, निर्वाचन। तो निर्वाचन में आपने राज्यसभा में क्या पढ़ा कि वहां पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, यानी आप डायरेक्ट वोट नहीं करते थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप लोकसभा और विधानसभा में ही मुख्य रूप से निर्वाचन करते हैं और डायरेक्ट लोगों को चुन के भेजते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो यहां लिखा हुआ है उसका मतलब है आम लोगों के द्वारा निर्वाचन, हमारे आपके द्वारा निर्वाचन। हम और आप चुन के प्रतिनिधियों को भेजते हैं लोकसभा में, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 18 साल से अधिक के नागरिक वोटर होते हैं, लेकिन ये नहीं पूछता है आपसे पीसीएस के इक्विवेलेंट पेपर में
ये थोड़ी पूछेगा कि कितने साल के लोग वोट डालते हैं जाके। तो 18 साल के लोग वोट डालते हैं, लेकिन ये चेंजेस करेगा 61वें संविधान संशोधन में। लिखा है नीचे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। कहने का मतलब क्या है, वो आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी गई, और आपको देगा 31, 51, 61, 71, वहां आपको 61 लगाना है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन याद रखें। योग्यता इसकी भी लगभग वही है। भारत का नागरिक हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। राज्यसभा में आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा में जो आप पढ़ रहे हैं आयु 25 वर्ष है। पेपर में आता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, किसी भी सदन का नेता हो सकता है, लेकिन क्योंकि व्यवहारिक रूप से लोकसभा से ही चुनकर आता है, चुनाव लड़ता है बाकायदा, तो व्यवहारिक रूप से लोकसभा से ही आता है। और दूसरा, क्योंकि लोकसभा की न्यूनतम उम्र, लोकसभा में चयनित होने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, तो पूछ देता है कभी कभी पेपर में कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो मित्रों, आप टिक लगाएंगे 25 वर्ष पे। तो 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, सांसद भी ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी लाभ है वो संसद के अंदर आके पाएं, खूब लूटें घसूटें, खूब जनता का पैसा खाएं, पहले से किसी लाभ के पद पे ना हो, यहां आए और लाभ ही लाभ पाएं। कहने का मतलब ये है। कार्यकाल पे आइए, देखिए कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां पर भी थोड़ा सा इंटरकनेक्टिंग करके पढ़िए। देखिए, यहां पर 25 वर्ष है लोकसभा का, जबकि राज्यसभा का है 30 वर्ष। यहां पे कार्यकाल की यदि बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 13 मई 1952 को शुरू हुआ है, और ऊपर ही वाला जाने कि यह कब रुकेगा। स्थायी है, परमानेंट चल रहा है। लोगों की तो सदस्यता की अवधि निर्धारित है 6 वर्ष, सांसद आएंगे और जाएंगे, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहां पे 5 साल बाद विघटित होता है, 5 साल बाद। अब ये 5 साल कब से? पहली बैठक से। मान लो चुनाव हुआ, चुनाव का पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक की डेट से 5 साल तक, पहली बैठक से 5 साल तक। अब देखिए, कुछ कंडीशंस भी हैं। एक आर्टिकल है 85, याद रखें, इसको गोला कर लें और अच्छे से याद रखें। ये आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बीच में भी विघटन कर सकता है, स्थगन कर सकता है लोकसभा का। अब ऐसे तो करेगा नहीं, किसकी सिफारिश पे करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करेगा। तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा कोई आग्रह करता है, कोई सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार है कि वो अनुच्छेद 85 के तहत संसद को, यदि लोकसभा को 5 वर्ष खत्म होने से पहले भी विघटित कर सकता है। इसको हाईलाइट करें और अच्छे से याद रखें। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, कार्यकाल को आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के उपरांत 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? सामान्यतः तो कार्यकाल रहता है इसका 5 वर्ष, जैसा कि आपने यहां पढ़ा, लेकिन एक विशेषाधिकार है। एक विशेषाधिकार क्या है कार्यकाल के विषय में कि अगर आपातकाल लगा हुआ है, आप जब आपातकाल के विषय में पढ़ेंगे विधि विधान से, तो आप देखेंगे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। तो अगर 352 लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? बार बार बढ़ाया जा सकता है। कितनी भी बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने योग्य है, अगर आपातकाल खत्म हो जाता है, उस स्थिति में किसी भी दशा में 6 माह से अधिक के लिए कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। आगे आते हैं लोकसभा अध्यक्ष की ओर। लोकसभा अध्यक्ष से बहुत प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार आपने देखा राज्यसभा में कि राज्यसभा की शक्तियां कम हैं, गिनी चुनी शक्तियां हैं, लेकिन लोकसभा के पास अजर्रा शक्तियां हैं। तो लोकसभा के पास जो अजर्रा शक्तियां हैं, वो एक एक शक्ति से, एक एक लाइन से काफी सारे प्रश्न आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पे आते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष लोगों के द्वारा चुना जाता है। कौन से लोग? जो संसद के अंदर बैठे होते हैं सांसद के रूप में।
थोड़े और आसान भाषा में कहें तो जो संसद की ये सीटें आप देख रहे हैं, ये 543 लोग जो बैठे हुए हैं संसद में, कोई नई लोकसभा का गठन हुआ, पहली सभा हुई, तो पहली सभा में ही इसका चुनाव हो जाता है 19 सदस्यों में से जो लोकसभा के होते हैं, और उनमें से कोई एक लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। व्यवहारिक भाषा में इसको स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को जनरली स्पीकर कहा जाता है। तो पहली बैठक के पश्चात सदस्यों के बीच से इसका चुनाव होता है। चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। याद रखिए, चुनाव की तारीख क्या होगी, यानी कब चुनाव होगा, ये राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे। लोकसभा विघटित होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद धारण करता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पे करेगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करेगा। तो अगर ये अनुच्छेद 85 अप्लाई होता है तो लोकसभा तो विघटित होगी मित्रों, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती। याद रखिएगा, बहुत विशेषता से आते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। बहुत सारी शक्तियां हैं इसकी और बहुत प्रश्न आते हैं इसके, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, इसलिए बहुत ही विशेषता से पढ़ें। देखिए, वह गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर सकता है। अब गणपूर्ति क्या है, सबसे पहले यह समझिए, इससे बहुत बार प्रश्न आया है गणपूर्ति से। मान लीजिए कि मान क्या लीजिए, एग्जैक्ट फिगर पर आइए कि 543 सांसद होने चाहिए या 545 सांसद होने चाहिए। अब इसका ठीक 1/10 निकालिए। 1/10 से क्या हो जाएगा, 54.3। अब 54.3 लोग तो होते नहीं, तो मोटा मोटी 55 मान लीजिए। तो 55 सदस्य जब तक नहीं हैं, ध्यान दें, जब तक 55 सदस्य संसद में नहीं बैठे हैं तब तक कोरम पूरा नहीं माना जाता, यानी गणपूर्ति नहीं मानी जाती। और ये वो 1/10 का क्राइटेरिया है जो अगर कम है, इससे कम सदस्य अगर बैठे हुए हैं लोकसभा में, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो बैठक ही स्थगित कर दे, यानी कोरम पूरा होना चाहिए। और कोरम क्या है, 1/10 सीटें। बहुत बार प्रश्न आया है ये। सामान्य स्थिति में मत नहीं देगा, लेकिन बराबरी की स्थिति में मत देगा। जनरली मत नहीं देता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, जैसे बहुत सारे बिलों पे वोटिंग होती है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए हैं, तो वो उस लेवल को ऊपर या नीचे करने के लिए, यानी निर्णायक समझौता कराने के लिए, निर्णय देने के लिए अपना निर्णायक मत देता है। तो ये याद रखें कि वो सिर्फ निर्णायक मत देता है। सदन के नेता के आग्रह पे गुप्त बैठक बुला सकता है। विशेषता से याद रखें, वह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा गया है। कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है, लोकसभा में पहले होता है। हालांकि बाद में जाता है, राज्यसभा भी है, लेकिन राज्यसभा के पास सिवाय झुंझुना हिलाने के धन विधेयक के विषय में कोई ताकत नहीं है। तो वो या तो झुंझुना हिला के 14 दिन बाद उसे भेज देते हैं, या नहीं भेजते हैं तो लोकसभा स्वतः ही उसे पारित मान लेती है। मोटी बातें 2 याद रखें, बल्कि 3 याद रखें। धन विधेयक अनुच्छेद 109, धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। और धन विधेयक प्रस्तुत कहां किया जाता है, तो भैया लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 3 चीजें याद रखें आप, बहुत ही विशेषता से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब देखिए, संयुक्त बैठक के विषय में राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको विस्तार से बताया है। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं अभी तक, हालांकि ये याद रखें, मैंने वहां भी बताया, यहां भी बता रहा हूं, अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठकें हुई हैं। एक बार 1961 में, एक बार 78 में और एक बार 2002 में। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें राज्यसभा में और लोकसभा में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो दोनों सभाओं को एक ही सदन में बैठाल के बैठक करा दे। तो राष्ट्रपति के पास, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के पास ये जो संवैधानिक अधिकार है, किस चीज का, संयुक्त बैठक का, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का। सबसे पहले तो याद रखिए कि यह अधिकार है अनुच्छेद 108 में, यानी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, यह अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। अब आइए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो कॉमन सी बात है
कि ज़्यादा सीटें लोकसभा में हैं, कम सीटें राज्यसभा में हैं, आपके समझाने के लिए ये सब कहानी गढ़ रहा हूँ। ऐसा संविधान में कुछ नहीं लिखा है कि आप अगर पेपर में भूलें तो जब संयुक्त बैठक होगी तो भाई पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा लोकसभा का भारी है। लोकसभा के ज़्यादा सांसद हैं, तो लोकसभा के चूंकि सांसद ज़्यादा हैं, इसीलिए आप अपनी समझ विकसित करने के लिए दिमाग में घुसेड़ लें कि लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 118 के तहत ये दोनों अनुच्छेद लिखें अच्छे से और याद करें। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल उपबंध के आधार पर किसी सदस्य की निहरता के प्रश्न का निपटारा करेगा। दल बदल अनुसूची 10 में दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है और वो निहरता उसकी निर्धारित करनी है कि वो पात्र है या नहीं है सांसद रहने का, अब तो वो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा। मंत्रिपरिषद, देखिए ये जो 7, 8 और 9 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां नहीं हैं, लेकिन लोकसभा से जुड़े हुए बिंदु हैं ये। देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब यहां पे दो चीजें याद रखें, दो, मंत्रिपरिषद 2 प्रकार से उत्तरदायी है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहां पे मैंने व्यक्तिगत या सामूहिक शब्द नहीं लिखा है, ध्यान दें। अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है और ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, तो चूंकि वहां पे व्यक्तिगत और सामूहिक कुछ नहीं दे रहा है तो आप लोकसभा लगाएंगे। अगर वो स्पेशली वर्ड दे, स्पेसिफिक वर्ड दे कि व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी है, लोकसभा के उत्तरदायी है। तो याद रखें, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत आवश्यक है। बहुत ही आसान बात है, आजकल के बच्चे भी जानते हैं ये। राज्यसभा में सांसद हो या ना हो, लोकसभा में ही आपको सांसद चाहिए। कितने? अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आधे से एक ज्यादा, यानी कि 272 सांसद चाहिए। तो आप संसद में अपनी सरकार बना लेंगे। लोग बना ही लेते हैं, बाद में देखते हैं कि हाँ राज्यसभा में हमारे सांसद कम है, ज्यादा है, क्या है, वो सब चलता रहता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, ध्यान रखें। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? सरकार की किसी नीति या कार्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, और ये अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है। क्यों? क्योंकि यहीं आप देख चुके हैं कि सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में चाहिए। अब लोकसभा में पूरा बहुमत है तो ढिंढोरा कहां पीटेंगे? वहीं तो पीटेंगे ना जहां से सरकार बनाई है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। याद रखें, अंडरलाइन कर लें। उपाध्यक्ष के विषय में सिर्फ 2-3 बातें मोटी मोटी याद रखें। पहला ये कि ये भी अध्यक्ष की भांति अंदर के सदस्यों में ही चुना जाता है, और दूसरा ये कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। तो ये चीज ध्यान रखें, इसके अधीनस्थ नहीं होता, इसके अधीनस्थ नहीं होता, ये अच्छे से याद रखें। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ देर पहले चर्चा हम लोग कर रहे थे अनुच्छेद 126 की, जब यहां पे हमने आपको एंग्लो इंडियन के विषय में बताया कि पहले सीटें 2 थी, अब 1 भी नहीं है, तो वो किस संविधान संशोधन से नहीं है, ये मैंने आपको यहां बताया। संविधान संशोधन 126 के तहत ये सीटें खत्म कर दी गई, और एक और प्रावधान किया गया कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें थीं, आरक्षित सीटें, उनको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहां आपको ये पढ़ना है कि ये सब प्रावधान हैं किस अनुच्छेद में। तो 2 अनुच्छेद याद रखिए, नंबर 1 अनुच्छेद 330 और नंबर 2 अनुच्छेद 331। 330 और 331 ये भी याद रखिए कि अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 47। अगर जोड़ दें आप तो ये बनेगा आपका 131 सीटें कुल। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, 84 हैं। अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं, 47 हैं। कुल कितनी हैं, 131 हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है, 330 में लिखा है। कैसे भी पूछ सकता है ये। और इसी 330 अनुच्छेद को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और डेट कर दी गई है 25 जनवरी 2030। याद रखें, अनुच्छेद 330 को 126 में संविधान संशोधन से बढ़ाया गया है। आइए अनुच्छेद 331 पे। एंग्लो इंडियन 2 होने चाहिए, लेकिन भैया अब नहीं है, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
संविधान संशोधन 126 से इनका बिल्कुल जड़ से सफाया कर दिया गया, ये अब नहीं है। विपक्ष का नेता क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि विपक्ष शब्द है क्या। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते विपक्ष क्या होता है। ये इतना हल्का शब्द नहीं है विपक्ष। विपक्ष को समझिए कायदे से। संविधान में विपक्ष शब्द के भी प्रावधान है कि विपक्ष किसे कहेंगे। तो देखो भैया, विपक्ष क्या है? जैसे 545 सीटें हैं यहाँ, या 552 सीटें होती हैं। 545 चूंकि वर्तमान में 543 है तो उसकी बात कर रहे हैं। अब अगली कोई लोकसभा का गठन होगा तो 543 सीटें होंगी, ठीक है। तो 543 सीटों में भाई एक तो सरकार बनाएगी, 272 से ज़्यादा लाएगी, अपने आप लाए या समझौते से लाए, गठबंधन से लाए, वो 272 सीटें उसकी पूरी होंगी तभी सरकार बनेगी। और अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सीटें होंगी। तो अब है क्या कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी विपक्ष में, विपक्ष का मतलब सरकार को छोड़ के बाकी पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा सीट वाली पार्टी होगी, अगर उसकी सीटें कुल सीटों की 1/10 हैं, ध्यान से सुनिए, अगर उसकी सीटें सरकार को छोड़ के अन्य सभी पार्टियों में जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर वो सीटें कुल सीटों की 1/10 या उससे ज़्यादा हैं तो उसे विपक्ष कहा जाएगा। अब जिस पार्टी ने आपको स्वतंत्रता दिलाई है, कांग्रेस, उसके बारे में हम आपके दिमाग में एक पर्दा हटा दे रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, यानी 1947 के बाद जो 51 में चुनाव हुए उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ 2019 में अभी जब चुनाव हुए थे कि कांग्रेस विपक्ष की भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस, आप में से जो बच्चे जानते हैं एग्जैक्ट फिगर, कांग्रेस को 47 या 48 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस विपक्ष की भी पार्टी नहीं है। तो विपक्ष वो होता है जिसे कम से कम 55 सीट मिले। विपक्ष गठबंधन से भी विपक्ष बन जाते हैं, 2 से 3 गठबंधन बन जाते हैं, संयुक्त रूप से कांग्रेस इस बार विपक्ष भी नहीं है। तो आइए, विपक्ष के पास कम से कम 10 सीटें होनी चाहिए, 1/10, जो कि मैंने आपको अभी बताया। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के समान होता है, एक विपक्ष का नेता ही बनाया जाता है और उसको कैबिनेट मंत्री की पावर्स दी जाती हैं। लोकसभा में अनुपस्थिति की कुछ स्थितियां हैं, वो भी प्रश्न में बहुत पूछी जाती हैं कि अगर कोई व्यक्ति यानी सांसद लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है। अब भाई लोकसभा के सांसद अब बन गए, अब जरूरी थोड़ी कि हम रोज रोज जाएं वहां, जब भाई मन है तब जा रहे हैं। अब देहात से निकल के सीधे, बहुत सारे सांसद तो ऐसे हैं जो दिल्ली घूमे ही नहीं, बहुत सारे तो ऐसे सांसद विधायक होते हैं जो अपने जीवन में कभी दिल्ली नहीं गए, लखनऊ नहीं गए, अब वो एकदम बंगले में पहुंचे, वहाँ एकदम सचिवालय के बंगले में पहुंचे तो आराम कर रहे हैं, लेटे हुए आराम कर रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, या अपने क्षेत्र में घूमने चले गए हैं, या संसद इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ जा करें, क्या बोलना तो आता नहीं भाई, वहाँ क्या जाके करें, ना किसी के प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ना उत्तर समझ में आ रहे हैं, ना हम बोलने की स्थिति में हैं, तो बहुत सारे सांसद जाते ही नहीं हैं। तो बहुत सारे सांसद नहीं जाते हैं तो उसके विषय में भी एक कानून बना हुआ है। अगर 60 दिन तक लगातार नहीं गए, अगर लगातार 60 दिन तक नहीं गए तो संविधान में 2 अनुच्छेद बना दिए गए हैं, एक अनुच्छेद 101(4) और एक अनुच्छेद 190(4). 101(4) ये कहता है कि अगर आप 60 दिन तक नहीं आए तो संसद की सदस्यता खत्म, अब आप सांसद नहीं हैं। और 190 कहता है कि अगर आप 60 दिन तक लगातार नहीं आए तो विधानमंडल की सदस्यता खत्म। यानी केंद्र स्तर पर संसद में अगर कोई संसद का सदस्य, कोई सांसद 60 दिन तक लगातार नहीं आता तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक वही प्रावधान विधानमंडल के लिए 190 में है, याद रखें, बहुत पूछे जाते हैं ये एक एक लाइन जो आप लिखा देख रहे हैं यहां, एक एक लाइन क्वेश्चन है, एक एक लाइन। देखिए कुछ और प्रावधान मैंने नीचे लिख दिए हैं, प्रावधान क्या वन लाइनर क्वेश्चन है, कई बार पूछ देता है। सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे छोटी लोकसभा चांदनी चौक। एक ठो मोहल्ला घुमाइए, आप में से जो लोग दिल्ली घूमे हैं या दिल्ली रहते हैं या चांदनी चौक के आसपास घूमे हैं वो जानते हैं, आप 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे घूम लीजिए और चांदनी चौक खत्म हो जाएगा, एक तरीके से एक लोकसभा खत्म हो जाएगी। तो सबसे छोटी लोकसभा चांदनी चौक है। लोकसभा का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से और 21 फरवरी 1952 तक चला था। पहली लोकसभा की बैठक 13 मई, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की भी पहली बैठक इसी दिनांक को हुई थी और पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे
गणेश वासुदेव मावलंकर, बहुत स्पेशल हस्ती थे। इनके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताएंगे इतिहास में, ये सब रटवा देंगे आपको। ये जो नाम है, आपको नाम नहीं याद होते हैं इतिहास के, तारीखें नहीं याद होती हैं इतिहास की। जब इतिहास में कूदेंगे तो चटनी बना के पिला देंगे आपको इतिहास, इतना प्यार हो जाएगा आपको इतिहास से। चलिए, तो ये लोकसभा के विषय में था। राज्यसभा आप पहले पढ़े हैं, ये लोकसभा थी। लोकसभा में लगभग सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। यहाँ जो कुछ भी आता है अच्छे से रिवाइज करें। अभी 1 से 2 वीडियोस और आएंगी, क्योंकि बहुत सारे सत्र होते हैं, उन सत्रों के विषय में आएगा। कुछ कार्यप्रणालियाँ लोकसभा और राज्यसभा की हैं, उनके विषय में एक वीडियो शायद आ सकता है। तो 1 से 2 वीडियोस अभी और आ सकते हैं सदन के, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित, संसद के। फिर हम आगे के चैप्टर्स पे कूदेंगे और जल्द ही कोशिश करेंगे आपकी राज्य व्यवस्था खत्म करने की। धन्यवाद।